10ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ದಿವಸ. ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿವಸ. ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಲಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಗುತ್ತೆ. सर, कुछ आप लोगों ने भी कुछ इंटरनल, आप लोगों का कुछ कांग्रेस ने भी इंटरनल कोई इस तरीके का असेसमेंट किया है क्या? क्योंकि मतदान को भी जोड़ो यात्रा के समय से हम लोग 23 दिन भारत जोड़ो यात्रा में थे. 7 ज़िले में हम गए थे. चामराजनगर, मंड्या, मैसूरू, तुमकुरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, रायचूर. तब से मेरे मन में और सभी के मन में ये कुछ संदेह नहीं रहा है, कुछ डाउट नहीं रहा है, कोई शक नहीं रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा. जिस तरीके से हमें जनता से रिस्पांस मिला, जिस तरीके से हमारे संगठन में एकता और एकजुटता की भावना आई, जिस तरीके से हम भारत जोड़ो यात्रा के समय से एक सकारात्मक कार्यक्रम को लेकर न केवल बम्बई सरकार हटाओ नहीं, पर क्यों हटाओ, 40% कमीशन सरकार हटाओ, और उसके साथ साथ हमने गारंटी भी दी, 5 गारंटी. इन 5 गारंटी के कारण कांग्रेस सरकार गारंटीड है. सरकार गारंटीड है क्योंकि हमने गारंटी दिए हैं कर्नाटक की जनता को. तब से हमें साफ हो गया है. मुझे ये एग्ज़िट पोल, ओपिनियन पोल चलते रहेंगे, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. सभी एग्ज़िट पोल ने दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी आगे है. किसी ने बहुमत बीजेपी को नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, कहीं नहीं दिया. और देखिए, हमारी कर्नाटक में इस बार रणनीति का एक ही सिद्धांत था. ये स्थानीय चुनाव है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव नहीं के लिए है. प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल. हमने उनको गंभीरता से लिया और हमने हमारी रणनीति को वोकल फॉर लोकल ही बनाया. इसीलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬರೀ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆನವರು 30-35 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 60-65 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 60-65 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಫೇಸ್? ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ? ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಲಿ, ನಡ್ಡಾನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕತಂತ್ರ ಇದೆ. ಜನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಕಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನದ್ರು ಸಹಭಾಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದ್ಭಾವನೆ, ಅದೇ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿन ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. नहीं, वो काम नहीं आया क्योंकि लोग, देखिए, लोग मूर्ख नहीं हैं. वो जानते हैं बजरंग दल और बजरंग बली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हमारा देश बजरंग बली भक्त का देश है, बजरंग दल का देश नहीं. और सब लोग देखते हैं कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में बजरंग दल की वजह से जो द्वेष फैला है, जो हिंसा फैला है समाज में, वही बीजेपी. मैं आपको मिसाल के तौर से आपको बता दूं, मैंने कर्नाटक में इसका खूब प्रचार किया था. अगस्त 20, 2014 को गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर पारिकर. किस पार्टी के थे? बीजेपी. प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी. मनोहर पारिकर ने क्या किया? 20 तारीख अगस्त को 2014 को उन्होंने श्री राम सेने पर बैन लगाया. श्री राम सेने. क्या प्रधानमंत्री ने तब कहा कि ये श्री राम पर अपमान है? वो चुप रहे. 2018 में ये बैन कंटिन्यू हुआ, 2020 में ये बैन कंटिन्यू हुआ.
तो श्री राम सेने पर जब बीजेपी सरकार बैन लगाती है और आप चुप रहते हैं और अब ये बजरंग दल को इशू बनाते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में हमने क्या कहा है? हमने कहा है जो कोई संस्था भी हो, कोई भी संस्था हो, किसी धर्म से जुड़ा नाता नहीं, कोई भी संस्था जो हिंसा फैलाती है, जो द्वेष फैलाती है, उसके खिलाफ कानून के प्रकार, संविधान के प्रकार हम कार्रवाई करेंगे, बस। और मिसाल के तौर से हमने 2 संस्थाओं का नाम लिया है। उससे इन्होंने उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं था, भोखलाए हुए थे, कोई मुद्दा नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने खूब प्रयास किए इसको मुद्दा बनाने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ ये सब सफल होगा। बिल्कुल कहेगी कि वो, क्योंकि इस नतीजे के बाद जेडीएस का बिखरना मैं समझता हूँ बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा चाहते हैं कि हम राजा को बनाएंगे और राजा को सिंहासन को बैठने के लिए हमारे बिना और कोई नहीं, हमसे उनको समर्थन लेना पड़ेगा। पर वो स्थिति नहीं पैदा होगी इस बार। 2018 में हुआ था, 2018 में हमें 80 सीट मिले थे और जेडीएस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी। पर इस बार मैं नहीं समझता हूँ मिलीजुली सरकार की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती। सर, इस रिजल्ट का मतलब क्या होगा? आप तो आश्वस्त जीत रही है। पहले मैं आपसे इस तरीके का सवाल नहीं करना चाहूँगा कि आप किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन मैं ये तो ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि इस जीत के लिए अगर आप जीत के बता रहे हैं तो इसके बाद समीकरण क्या बनेंगे राजनीति? मैं एक ही बात एक ही लाइन में कहूँगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बार योगी वी का कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाज़ा 2024 में खुला है। विपक्षी फॉर्मेशन पे भी नहीं, वो अलग बात है। वो कांग्रेस, मैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष और बड़े वरिष्ठ नेता लोग उस पर विचार कर रहे होंगे। पर मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की जीत कर्नाटक में एक ही माने है कि प्रधानमंत्री की हार है।